दोस्तों, एक महिला इंस्पेक्टर सुबह-सुबह सादे कपड़ों में अपने बगल की सब्जी मंडी में सब्जियों की खरीदारी करने के लिए जाती है। सब्जियों की खरीदारी करते-करते वो एक दुकान पर पहुँचती है और जिस समय वो उस दुकान पर पहुँचती है, उस दुकान का दुकानदार दूसरे तरफ देख रहा था और दूसरे तरफ देख कर के और दुकानदारों से ही बात कर रहा था। जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है और सब्जियों का रेट पूछने लग जाती है, दुकानदार इसके तरफ जैसे ही देखता है और इसको देखता ही रह जाता है। दोनों आश्चर्यचकित होकर के एक-दूसरे को लगातार देखने लग जाते हैं। देखते-देखते दोनों के हाथ-पाँव काँपने लग जाते हैं। दोनों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती है और लगातार काफ़ी देर तक एक-दूसरे को देखते रहते हैं। इन दोनों को एक-दूसरे को देखते हुए अगल-बगल के जो सब्जी के दुकानदार थे, सबकी निगाहें इनकी तरफ जाने लगती है। जो लोग वहाँ पर सब्जियाँ खरीद रहे थे, इन्हीं लोगों को देख रहे थे कि क्या हुआ कि ये महिला दरोगा लगातार इस दुकानदार को देख रही है और ये दुकानदार भी इस महिला दरोगा को देख कर के और उसके आँखों से आँसू बह रहा है। दोनों काफ़ी देर तक जब एक-दूसरे को देखते हैं, तो महिला दरोगा उस स्थिति को भाँप जाती है और फिर वहाँ से धीरे से हटने लग जाती है। दोस्तों, आखिर कौन थी ये महिला दरोगा और कौन था ये सब्जी वाला? क्या कनेक्शन था इन दोनों के बीच में? क्या रिश्ता था इन दोनों का? ज़रूर ये दोनों एक-दूसरे को जानते थे, इसीलिए इस तरह से आश्चर्यचकित होकर के एक-दूसरे को देख रहे थे। इन्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बरसों से एक-दूसरे को जानते थे। कुछ न कुछ इन दोनों के बीच में रिलेशन था। दोस्तों, काफ़ी सुंदर कहानी है, काफ़ी अच्छी कहानी है। इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल दिल को द्रवित करने वाली इमोशनल स्टोरी है। इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है रीवा और रीवा के एक छोटे से गाँव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम होता है जोगिंदर साहू। जोगिंदर साहू के परिवार में उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और 2 बेटी होते हैं। निरंजन साहू एक छोटे-मोटे व्यापारी थे। उनका काम था गाँव के किसानों से उनका अनाज खरीदना और सभी से अनाज खरीद करके और उसको इकट्ठा करके और ट्रैक्टर वगैरह से लाद करके और शहर की मंडी में ले जाकर के उसको बेचते थे और इस चीज़ से उन्हें काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा होता था। इसी से अपने परिवार का काफ़ी अच्छे तरीके से वो भरण-पोषण करते थे। उनकी जो पत्नी थी, हमेशा बीमार रहती थी और उनकी पत्नी की बीमारी में काफ़ी पैसे इनके खर्चे होते थे। लेकिन फिर भी अपने परिवार का काफ़ी अच्छे तरीके से ये भरण-पोषण कर रहे थे। जब इनके बच्चे धीरे-धीरे बड़े होने लगते हैं, तो बच्चों का एक अच्छे से स्कूल में तीनों का एडमिशन कराते हैं और बच्चा पढ़ने-लिखने लग जाते हैं। इनका जो बेटा होता है, जिसका नाम होता है निरंजन, निरंजन साहू, निरंजन साहू पढ़ने-लिखने में काफ़ी होशियार था। अगल-बगल के लोग, जो इनके रिश्तेदार, गाँव के लोग इनसे हमेशा कहते रहते थे कि अपने बेटे को खूब पढ़ाइएगा, आपका बेटा पढ़ने-लिखने में काफ़ी होशियार है। लेकिन दोस्तों, किस्मत को क्या मंज़ूर होता है, किसी को भी पता नहीं चलता है। थोड़े ही दिनों के बाद जब निरंजन पढ़ने-लिखने लग जाता है, अभी 12 साल का ही हुआ होता है, तभी उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। जोगेंद्र साहू के देहांत के बाद जो परिवार बिल्कुल बिखर जाता है। माँ बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ी रहती है और बेटा 12 साल का होता है। उसके बाद जो उसकी 2 छोटी-छोटी बहनें होती हैं, वो उससे 1-1, 2-2 साल छोटी होती हैं। दोस्तों, अब सारी चीज़ें अब निरंजन के सिर के ऊपर आ जाता है, क्योंकि माँ अब कुछ करने के लायक नहीं थी। अब 12 साल का निरंजन जब ये चीज़ें जब देखता है और सोचता है, तो बैठ कर के फूट-फूट करके रोने लग जाता है और अपनी माँ से कहता है, "माँ, अब मैं क्या करूँ? अब मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकता हूँ। मेरा सपना था पढ़ लिख करके कुछ बनना, लेकिन अब अचानक से मेरे पिताजी का ऐसा हो गया। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है।" माँ कहती है, "क्या करें बेटा? मैं तो कुछ कर नहीं पाऊँगी, मैं तो बिस्तर पर ही हूँ। अब तो हम लोग को भूखों मरना ही लिखा है।" और इस तरह से उसकी माँ भी रोने लग जाती है। निरंजन भी रोता रहता है और उसकी जो दोनों बहनें होती हैं, वो भी रोने-धोने लग जाती हैं। कई दिनों तक इन लोगों का बिना खाए-पिए काम चलता है। कैसे भी भूखों रह करके अपनी ज़िंदगी ये लोग बसर कर रहे थे। उसके पिताजी काफ़ी कुछ पैसा वगैरह थोड़ा बहुत छोड़ कर के गए थे। उससे किसी भी तरह से खरीद करके कुछ दिनों तक इन लोगों का खाना-पीना चलता है, लेकिन उसके बाद तो इनकी सामत आ जाती है। अब इनको भूखे दिन गुज़ारना पड़ता है। तब निरंजन साहू बैठ कर के सोचता है कि अब मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, अब मुझे मेहनत करना पड़ेगा। उसके जो पिताजी जोगिंदर साहू थे, उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था अहमद खान। अहमद खान उसके पिताजी के काफ़ी नज़दीकी मित्र थे और हमेशा उनके घर आना-जाना अहमद साह का लगा हुआ था, अहमद खान साहब का। निरंजन अहमद खान साहब के पास जाता है, उनके पैरों पर गिरता है और कहता है कि चाचा जी, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं और अब हम लोगों को खाने-पीने के लाले पड़ रहे हैं। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे पिताजी जो बिज़नेस कर रहे थे, जो अनाज गाँव के किसानों से लेकर के शहर में ले जाकर के बेच रहे थे, मैं भी वो काम शुरू करूँ। अहमद खान साहब कहते हैं, बेटा तेरी उम्र अभी छोटी है, तू अभी 12 साल का है, तू ये सब काम कैसे कर पाएगा? और तुम अगर किसानों के पास जाएगा उनका अनाज खरीदने के लिए, तो कोई तुझे अनाज देने के लिए तैयार भी नहीं होगा।
निरंजन कहता है कि कोई बात नहीं चाचा जी, मैं कोशिश तो एक बार करता हूँ। और वो अहमद खान जी से कहता है कि मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, इन पैसों से मैं अनाज उनका खरीदूं और उसको बेचने के बाद धीरे धीरे मैं आपका पैसा चुकता दूंगा। अपने जो अहमद खान साहब हैं उनसे 15,000 रुपए निरंजन लेता है और उस पैसों को लेकर के और गांव के जो अगल बगल के जो किसान थे उनके घर पर पहुंचता है और जाने के बाद कहता है कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, अब हम लोग को भूखों मरने की नौबत आ गई है। मेरा आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोग अपना अनाज दे देंगे तो मैं उस अनाज को ले जा करके और मंडी में बेच करके जो भी प्रॉफिट होगा मैं आप लोगों को और अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाऊंगा। लेकिन गांव वाले उसको देख करके, उसकी उम्र को देख करके कोई भी तैयार नहीं होता उसे अपना अनाज देने के लिए। वो सारे लोग यही कहते हैं कि तेरी उम्र क्या है, तू तो अभी 12 साल का है, तू तो खुद खेलने और कूदने लायक है, तू क्या बेचेगा, तू हमारा अनाज भी डुबा देगा, हमारे पैसे भी डुबा देगा, हम तुझे नहीं देंगे। और इस तरह से गांव वाले उसको अनाज नहीं देते हैं। वो सीधे रोता हुआ अहमद खान साहब के पास चला जाता है और वहां जाके उनके पैरों पर गिर करके कहने लगता है, चाचा ये पैसे जो हैं ये आप ले लीजिए, क्योंकि मुझे कोई भी अनाज नहीं दे रहा है, अब हमको तो भूखों ही मरना पड़ेगा या हमें भीख मांगना पड़ेगा। अहमद खान साहब निरंजन की बातें सुन करके काफी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं चलो मेरे साथ। निरंजन को लेकर के और जो किसान होते हैं सबके घरों पर जाते हैं और कहते हैं कि ये किस्मत का मारा हुआ लड़का है, अगर आप लोग इसका सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे अपनी बीमार माँ का, अपनी छोटी छोटी बहनों का देखभाल कर पाएगा। ये लड़का करने के लिए तैयार है, ये काफी मेहनती है, ये कर लेगा, आप लोग इसके ऊपर भरोसा तो करिए। और अगर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं तो मेरे ऊपर भरोसा करिए, अगर आपके पैसे का नुकसान होगा तो सारा पैसा मैं आप लोगों को भरूंगा, कहीं पर भी आप लोगों को लिखवाना है तो मुझसे लिखवा लीजिए। जब किसान अहमद खान साहब की बातें सुनते हैं, क्योंकि अहमद खान साहब काफी अच्छे व्यक्ति थे, उनका काफी इज्जत और सम्मान लोग करते थे। और जब अहमद खान साहब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं तो जो भी किसान होते हैं अपना अनाज देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारा अनाज गांव के लोगों का, किसानों का इकट्ठा करता है और पहले दिन ही ट्रैक्टर में लाद करके और अपने बगल के सब्जी मंडी में लेकर के जाता है, अनाज मंडी में, और वहां ले जा करके और उस अनाज को बेचता है। पहले ही दिन किसान निरंजन को 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता है और वो काफी खुशी खुशी सीधे अहमद खान साहब के पास आता है, उनके पैरों को छू करके कहता है कि चाचा आपके वजह से आज मेरी जो गाड़ी है लाइन पर आई है, मेरे पिताजी के जाने के बाद कई दिनों तक हम लोग भूखों सोए हैं, आज से लग रहा है कि हमारी जिंदगी धीरे धीरे सुधरेगी, ये सब आपका किया धरा है, आपका देन है। अहमद खान साहब उसके सिर पर हाथ रखते हैं, कहते हैं मेरा कुछ नहीं है बेटा, ये सब तेरी ईमानदारी और तेरा मेहनत है, आज तुझे प्रॉफिट हुआ है, मैं चाहता हूं कि तू आजीवन ऐसे ही पैसा कमाए, खूब पैसा कमाए और अपने परिवार को अच्छे से रखे। निरंजन जाता है और जो भी किसानों का पैसा वगैरह लिया होता है, जो उनका अनाज बेचने के बाद, सबको उसी दिन वापस कर देता है, सबको पैसा दे देता है और जो प्रॉफिट होता है अपनी माँ के हाथों में ले जाकर दे देता है और कहता है माँ आज मैंने इतना पैसा कमाया है, आज पहला दिन था मेरा और देखो मैंने मेहनत करके इतना पैसा कमा लाया। माँ जब अपने 12 साल के बेटे की ये चीजें देखती है तो माँ के खुशी के आंसू उसके आंखों से बहने लग जाते हैं। माँ अपने बेटे को गोद में लेकर के काफी देर तक सहलाती रहती है और कहती है बेटा तू आज, तुझे वो सारे काम करने पड़ गए, हम सबका सपना था कि तुझे पढ़ा लिखा करके बड़ा अधिकारी बनाएंगे, लेकिन शायद किस्मत को वो चीजें मंजूर नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, जो तुमसे हो पाता है करो। और माँ उसको काफी आशीर्वाद देती है। उसके बाद से निरंजन हर दिन, हर एक दो दिनों के बाद, हर हफ्ते में अनाज इकट्ठा करके और अपने गांव के किसानों का मंडी में ले जाकर के बेचने लग जाता है और उसे काफी अच्छा मुनाफा होने लग जाता है। अब तो गांव के सारे किसान उसके ईमानदारी के ऊपर बिल्कुल अपना अनाज किसी और को देने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। हर लोग उस निरंजन को ही अनाज देना शुरू कर देता है। सिर्फ अपने गांव का ही नहीं, अगल बगल के गांव के भी जो किसान होते हैं सब उसको एक ईमानदार इंसान समझ करके अपना अनाज सिर्फ उसी को देते हैं। बाकी जो व्यापारी, पहले के बुढ़े पुराने जो व्यापारी थे, वो जब निरंजन के इस 12-13 साल के बच्चे की ये देखते हैं कि ये धीरे धीरे कितना आगे बढ़ रहा है, तो सारे लोग काफी इसे जलने लग जाते हैं, दुखी होने लग जाते हैं और कहते हैं कि इसका पंख तो कतरना पड़ेगा, ये अब हम लोगों के रोजी रोटी के ऊपर लात मार रहा है। लेकिन धीरे धीरे निरंजन आगे बढ़ता रहता है। उसके आगे बढ़ने में अगर कोई भी बाधा आती है तो अहमद खान साहब उसका हमेशा ढाल बन करके उसके सामने खड़े रहते हैं और हर समय उसका मदद करते हैं। इस तरह से देखते ही देखते जो निरंजन है काफी पैसे वाला बन जाता है, काफी पैसे उसके पास हो जाते हैं। जैसे ही वो 21-22 साल का होता है, अहमद खान साहब एक दिन उसके पास आते हैं और कहते हैं बेटा तेरे पास अब पैसे काफी आने लगे और सबसे पहले तू अपनी माँ का ट्रीटमेंट करा, तेरी माँ का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, अच्छे हॉस्पिटल में पहले माँ का ट्रीटमेंट कराओ। निरंजन अपनी माँ का जबलपुर लेकर के जाता है, वहां से जबलपुर नजदीक पड़ता है, जबलपुर के अच्छे हॉस्पिटल में वहां ले जाकर के माँ का ट्रीटमेंट कराता है और धीरे धीरे उसकी माँ भी ठीक होने लग जाती है। उसके बाद अहमद खान साहब एक दिन उससे आकर कहते हैं बेटा अब तेरी दो छोटी छोटी बहनें हैं, इनकी शादी करो सबसे पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी बहनें धीरे धीरे बड़ी हो रही है और
अहमद खान साहब की मदद से जल्दी से अहमद खान साहब के कुछ लोगों ने लड़का देखा और 1-2 साल के अंदर ही जो निरंजन था अपनी दोनों बहनों की शादी काफ़ी अच्छे से काफ़ी धूम-धाम से कर देता है। जब शादी कर देता है, माँ ठीक होकर के आ जाती है, माँ उसका हमेशा हेल्प करने लग जाती है, खाना-पीना, मदद हर चीज़ निरंजन का करने लग जाती है। निरंजन का काम पटरी पर आ जाता है, अब निरंजन काफ़ी हँसी-खुशी से अपनी ज़िंदगी काटने लग जाता है। तब फिर एक दिन और अहमद खान साहब उसके पास आते हैं और कहते हैं, "बेटा, अब तुझे अपनी शादी करनी है, अपनी शादी कर क्योंकि अब तेरी भी उम्र हो गई 25-26 साल की हो गई है और अब तेरी उम्र शादी की बीतती जा रही है, अब तुझे अपनी शादी कर लेनी चाहिए।" निरंजन कहता है बाबा अहमद खान साहब से कि चाचा जी मेरी शादी के लिए लड़की भी तो मिलनी चाहिए। अहमद खान साहब कहते हैं कि लड़की तुझे तो एक क्या 1000 लड़कियां मैं तेरे लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, तू चिंता क्यों करता है। और उसी दिन अपने कुछ आदमियों को बताते हैं और 1-2 दिनों के पास कई सारी लड़कियों का उसके पास रिश्ते आने लग जाते हैं। उसी में से एक रिश्ता एक बगल के गांव का आता है जिस लड़की का नाम होता है शांति। शांति पढ़ी लिखी लड़की होती है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होती है और पढ़ने लिखने में काफी होशियार होती है। घर परिवार भी उसके माता पिता भी काफी अच्छे होते हैं, देखने सुनने में और खूबसूरती में तो बेजोड़ थी शांति। और जैसे ही निरंजन शांति को देखता है तो देखते ही शांति के ऊपर मोहित हो जाता है और तुरंत शादी के लिए हाँ कर देता है। जब निरंजन की माँ शांति के फोटो को देखती है तो माँ भी उसको अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और फिर अहमद खान साहब बातचीत करके और शादी फिक्स करवा देते हैं। तय समय पर निरंजन और शांति का काफी धूमधाम से शादी हो जाता है। जब शांति निरंजन के घर में आती है दुल्हन बन के तो निरंजन और शांति काफी हंसी खुशी से काफी प्रेम पूर्वक और काफी अच्छे से अपनी जिंदगी निर्वाह करने लग जाते हैं। पति पत्नी के बीच में अगाध प्रेम था, दोनों एक दूसरे को जी जान से ज्यादा प्यार करते थे। अक्सर शांति कहती रहती थी कि आपके जैसा पति पा करके मैं धन्य हो गई, मैंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किया होगा तभी आपके जैसा पति पाई हूँ। और निरंजन भी कहता है कि मेरे जैसे आदमी को जिसके पिताजी ने उसे 12 साल में ही इस छोड़ करके चले गए, माँ बीमार थी, किसी भी तरह से अपने पैरों पर मैं खड़ा हुआ हूँ और मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है तो इससे बड़ा भाग्य किसका हो सकता है। और दोनों पति पत्नी प्यार की पीगे बढ़ाते रहते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है, उसके बाद शांति निरंजन से कहती है, देखो मेरा सपना था पढ़ लिख करके और आगे बढ़ना, अधिकारी बनना। मेरा सपना था कि मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना और इसी की तैयारी में कर रही थी। लेकिन शादी के बाद ये सब चीजें लग रहा है कि सब धूमिल हो जाएगी। जब निरंजन ये बातें सुनता है तो कहता है, ऐसा कैसे बोल रही हो तुम, मैं हूं ना, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। मैं तो चाहता हूं कि मेरी पत्नी जो है दरोगा बने, जिससे मेरी भी सोसाइटी में आसपास के लोगों में इज्जत हो। मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ, कभी भी कोई भी कुछ बोलने लग जाता है, कभी कोई हम मेरा गाड़ी रोक देता है और तुम दरोगा बन जाओगी तो मेरा हाव भाव बढ़ जाएगा। तुम कैसे तैयारी करना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। वो कहती है, मेरी कोचिंग करवा दीजिए, यही बगल के शहर में एक अच्छा कोचिंग है, वहां पर एडमिशन करा दीजिए। निरंजन जाता है उसको लेकर के उस कोचिंग में उसका एडमिशन करा देता है और फिर शांति वहीं पर कोचिंग करने लग जाती है। तकरीबन 1 साल तक कोचिंग करने के बाद वो मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी निकलती है और उसमें भर्ती है। खूब मेहनत करती है लेकिन फाइनली वो उसमें पास नहीं हो पाती है। तब अपने पति से कहती है कि मैं पास नहीं हो पाई हूँ। निरंजन कहता है, कोई बात नहीं, लोग कितने बार मेहनत करते हैं, ये तो तुम्हारा पहला चांस है, फिर से करो मेहनत, फिर कोचिंग करो। दोबारा फिर करवाता है उसको, दोबारा भी फॉर्म भरती है जब वैकेंसी निकलता है और दोबारा भी एग्जाम देती है तो उसकी किस्मत में शायद इस बार भी मंजूर नहीं था, इस बार भी वो फेल हो जाती है। काफी दुखी हो जाती है और फिर निरंजन से कहती है कि इस बार भी मेरा नहीं निकल पाया। निरंजन कहता है, कोई बात नहीं, फिर करो मेहनत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक न एक दिन तो जरूर तुम हो जाओगी। जिस तरीके से तुम मेहनत करती हो एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। और फिर से मेहनत कराओ, फिर से उसका फॉर्म अप्लाई करवा देता है। लेकिन जब तीसरी बार भी जब वो असफल हो जाती है तो काफी दुखी हो जाती है और निरंजन से कहती है कि इस बार भी मेरा नहीं हो पाया। निरंजन टेलीफोन पर तो उसे कह देता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से एक बार ट्राई करना। लेकिन निरंजन के दिलो दिमाग में अब कुछ और ही घूमने लगा था। निरंजन के कुछ दोस्त थे, वो निरंजन से कहते हैं कि अरे अरे तुम्हारी पत्नी तो ऐसे ही टाइम पास कर रही है, वो गुलछर्रे उड़ा रही है इधर उधर, उसका कोचिंग लगवा देते हो तुम शहर में, उधर ही रहती है और दूसरे दूसरे आशिकों के साथ इश्क लड़ाती है, इसीलिए वो नहीं हो पाती है। नहीं तो 1-2 चांस 3 चांस में कौन नहीं होता है, गधे से गधे बच्चे भी सिलेक्शन उनका हो जाता है। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कितना हार्ड होता है, कोई भी निकाल लेता है। तुम्हारी पत्नी नहीं निकाल पाई इसका मतलब तुम्हारी पत्नी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है, वो मौज मस्ती कर रही है और तुम यहाँ बैठे बैठे उसका देख रहे हो कि वो दरोगा बनेगी दरोगा बनेगी। कुछ भी नहीं होने वाला है और देखते देखते ही कुछ ही दिनों में देखोगे तो तुम्हें भी छोड़ करके चली जाएगी। दोस्तों, जब ये निरंजन के दिलो दिमाग में जब ये चीजें उसके दोस्त डालते हैं और ये बातें जब उसके दिलो दिमाग में बैठता है तो वो बैठ करके सोचने लग जाता है। उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि हाँ,
जरूर ये कुछ न कुछ गुलछर्रे उड़ा रही है, क्योंकि निरंजन भी देखता था कि वो पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में ही कर रही है। कभी मोबाइल पर किसी से बातें करती थी, कभी कुछ, कभी कुछ। क्योंकि जो शांति थी, वो मोबाइल पर सिर्फ पढ़ाई करती थी, और अगर बातें भी करती थी तो अपने दोस्तों से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करती थी। लेकिन निरंजन को अब ये चीजें लगने लगा था कि ये दूसरे दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ मौज मस्ती करती है, किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, और ये चीज जब उसके दिलो दिमाग में बैठ जाता है तो वो अब शराब पीने लग जाता है। अब घर में शराब पी पी करके आने लगता है, और शांति को गालियां देने लग जाता है, मारने पीटने लग जाता है, और कहने लग जाता है कि तू दरोगा की तैयारी नहीं कर रही है, तू तो अपने यारों के साथ मौज मस्ती कर रही है, तू वहाँ एंजॉय कर रही है, अब तुझे मैं कोचिंग नहीं कराऊंगा, तू वहाँ जा करके और मौज मस्ती कर रही हो, दूसरे से शारीरिक संबंध बना रही हो। और इस तरह से उसे काफी डांटने लगता है। जब वो डांटने लगता है तो शांति भी चिढ़ जाती है, गुस्सा हो जाती है, और कहती है कि तुम्हारे अंदर दम है तो तुम भी एक बार तैयारी करके देख लो, तुम्हारी अगर हिम्मत है तो तुम निकाल करके क्यों नहीं देख लेते। इतना आसान है दरोगा बनना, इतना आसान है इंस्पेक्टर बनना, तो तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग बन जाते। इस तरह से जब वो कहती है तो ये बात और निरंजन के दिलो दिमाग में बैठ जाता है, और निरंजन और गुस्सा हो जाता है, और उसे और मारने पीटने लग जाता है। जब उस दिन निरंजन शांति को बहुत मार मारता है, उसके बाद शांति अपने माता पिता के घर चली जाती है, और निरंजन अपने घर रहने लग जाता है। कुछ ही दिनों के बाद, 2-4-5 दिनों के बाद ही निरंजन एक तलाकनामा भेज देता है उसको। उसके पास जब तलाक जाता है, तलाक की नोटिस जाती है, तो वो भी उस पर साइन करके भेज देती है, और इन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। तलाक हो जाने के बाद जो शांति होती है, शांति के पिताजी कहते हैं, बेटी तेरा तलाक हो गया है, और तेरी पूरी जिंदगी पहाड़ सी जीवन तेरे सामने पड़ी हुई है, कैसे अपनी जिंदगी को तू अकेले काटेगी। तेरी मैं शादी करवा देता हूँ, तू जैसे भी कह वैसे मैं किसी अच्छे लड़के को देख करके और तुम्हारी शादी करवा देते हैं। शांति कहती है, पिताजी मेरी शादी हो चुकी है, बेशक उसने मुझे तलाक दे दिया है। पति जीवन में एक ही बार किसी को दिल से पति माना जाता है, और मैंने दिल से उसे पति मान लिया है, और आज भी मेरे दिल में वही है। चाहे कुछ भी हो, चाहे तलाक हो, मैं किसी और को अपना पति नहीं बना सकती हूँ, इसलिए मुझसे शादी के बारे में बात मत करिए। मेरा सपना जो है, मैं कई बार उसके लिए ट्राई कर चुकी हूँ, और फिर एक दो चांस और मैं लूंगी, और मुझे दरोगा बनना ही बनना है। उसके बाद शांति और भी मेहनत करने लग जाती है, वहीं पर अपने बगल में एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लेती है, और इस बार और जी जान लगा करके मेहनत करती है। कुछ ही दिनों के बाद, अभी 4-5 महीने बीते होते हैं, कि फिर से सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है, और उसमें अप्लाई कर देती है। अप्लाई करने के बाद एग्जाम देती है, और फाइनली इस बार उसका सिलेक्शन होता है, और वो सब इंस्पेक्टर बन जाती है। उसके घर में खुशियां खुशियां मनाई जाने लगती है। उसके माता पिता काफी खुश होते हैं कि चलो, अब बेटी सब इंस्पेक्टर बन गई है, अब इसके लिए शादी के लिए तो बहुत सारे लड़के आएंगे, और अच्छी खासी इसकी शादी दोबारा से हम लोग कर देंगे। जब फिर से उसको अपनी बेटी को कहते हैं, बेटी अब तुम दरोगा बन गई है, तेरे लिए तो अब अच्छे अच्छे लड़के आएंगे शादी करने के लिए। फिर से शांति कहती है कि पिताजी ये सब बातें अब नहीं सोचना, मैंने शादी कर लिया है, एक बार कर लिया है, उससे तलाक भी हो गया, मैं पूरी जीवन ऐसे ही रह जाऊंगी, लेकिन मैं शादी दोबारा अब नहीं करूंगी, और किसी से भी शादी नहीं करूंगी, मुझसे शादी के बारे में बात मत करिएगा। इस तरह से वो अपने पिताजी को मना कर देती है। लेकिन जब वो रात को सोती है, तो उसके दिलो दिमाग में अपने पति की सारी बातें चलने लग जाती है। जब वो शादी करके गई थी, किस तरह से प्यार से उसके पति ने उसको समझाया था, किस तरह से उसे कहा था कि तुम पढ़ाई करो, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सारी बातें जब उसके दिलो दिमाग में घूमने लगती है, तो वो फूट फूट करके रोने लग जाती है, और सोचती है कि मैं सुबह होते ही अपने पति के पास जाऊंगी, और उसे बताऊंगी कि मैं फाइनली सब इंस्पेक्टर बन चुकी हूँ, और उसके बाद हम पति पत्नी दोनों फिर से एक साथ रहने लग जाएंगे। सुबह होते ही वो तुरंत सुबह बस पकड़ती है, और सीधे अपने पति के गांव पहुंच जाती है। गांव पहुंचने के समय उसे काफी खुशी होती है कि आज फिर से अपने पति से मिलूंगी, और फिर से हम दोनों एक साथ रहने लग जाएंगे। लेकिन जब गांव पहुंचती है, अपने घर पे पहुंचती है अपने पति के, तो वहां देखती है कि ताला लगा हुआ था। अगल बगल वाले लोगों से जब पूछती है, तो अगल बगल वाले लोग कहते हैं कि वो तो काफी दिन हो गया इसको बेच करके चला गया, वो काफी शराब पीने लगा था, उसके ऊपर काफी कर्जा हो गया था, इसलिए इस घर को बेच करके और यहाँ से वो चला गया। अपनी उसके साथ अपने साथ में अपनी बीमार माँ को भी लेकर के वो चला गया है। अब कहाँ गया है ये हम लोग किसी को पता नहीं है। शांति काफी दुखी होती है, और काफी दुखी होकर के और फिर अपने घर चली जाती है, और उसका ट्रेनिंग शुरू होने वाला होता है। अपने माता पिता से मिल करके और अपनी ट्रेनिंग के लिए जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर उसकी पोस्टिंग जबलपुर शहर में हो जाती है। जबलपुर के एक थाने पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है, और वहां पर जाकर के अपना चार्ज संभाल लेती है। काफी अच्छे से अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करना शुरू कर देती है। तभी ड्यूटी करने के बाद एक दिन सुबह, जब जहां पर उसने एक रूम लेकर के किराए पर वो रह रही थी, और वहीं से अपनी ड्यूटी कर रही थी, सुबह उठती है और उस अपने रूम से बगल की सब्जी मंडी में जाती है कि सब्जी लेकर के आती हूँ, फिर उसके बाद तैयार होकर के अपनी ड्यूटी के लिए जाऊंगी। जब सब्जी मंडी में पहुंचती है, और उस मंडी में जाकर के सब्जी खरीद रही होती है, एक व्यक्ति से सब्जी का डिमांड करती है, उसका रेट पूछती है, और जैसे ही वो व्यक्ति
इसके तरफ मुड़ता है तो उसको देखते ही इसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं और काफी आश्चर्यचकित होकर के उस व्यक्ति को देखने लग जाती है। देखते देखते इसके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और जो व्यक्ति उसको देख रहा था उसके भी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। काफी देर तक ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। वहां पर जो और भी व्यापारी होते हैं और सब्जी वाले होते हैं और दुकानदार होते हैं और जो काफी सारे लोग सब्जी खरीदने के लिए वहां पर खड़े होते हैं। जब इन दोनों को लगातार एक दूसरे को देखते हुए जब वो देखते हैं तो सारे लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर क्या बात है कि ये जो महिला है ये इस व्यक्ति को देख रही है, इसको लगातार देख रही है और दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं और दोनों की आंखों से आंसू बह रहा है। लेकिन लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं और इस स्थिति को जैसे ही ये शांति भाप लेती है, शांति सिविल ड्रेस में होती है इसलिए किसी को पता नहीं चलता है कि ये सब इंस्पेक्टर है या दरोगा है। और शांति इस स्थिति को भापने के बाद फिर वहां से बिना सब्जी लिए ही और जाने लग जाती है। जाते जाते उससे कहती है कि अपना मोबाइल नंबर जो है वो मुझे दे दो, मैं तुमसे बात करूंगी। जो निरंजन होता है तुरंत एक पेपर पे अपना मोबाइल नंबर लिख करके देता है और शांति वहां से उसका मोबाइल नंबर लेकर के और चली जाती है। जब घर पहुंचती है, घर पहुंचने के बाद निरंजन से फोन करती है और कहती है निरंजन तुमसे कुछ बातें करना है और अगर तुम अपनी दुकान चलाने के बाद मेरे घर आ जाओगे तो काफी अच्छी होगी, बातें हम कर लेंगे। निरंजन कहता है कि अभी सुबह सुबह का समय है, आधा एक घंटा और रुको, मेरी सब्जियां का जो बिजनेस धंधा है 1 घंटा और चलेगा, उसके बाद मैं इसको बंद करके और तुम्हारे घर आ जाऊंगा। कहाँ पर है तुम्हारा घर? शांति अपना एड्रेस बताती है और फिर 1 डेढ़ घंटे के बाद निरंजन उसके घर पर पहुंच जाता है। जब उसके घर पर पहुंचता है तो देखता है कि शांति एक चारपाई के ऊपर बैठ करके और फूट फूट करके रो रही है। उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि शांति कई घंटों से, जब से वो सब्जी मंडी से आई है तब से लगातार रोए ही जा रही थी। निरंजन उसके पास बैठता है और कहता है क्या बात है, क्यों रोए जा रही हो? तब शांति उसकी तरफ देखती है और कहती है कि क्या हुलिया बना करके रखे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? तुम तो एक अच्छे खासे व्यापारी थे, यहाँ सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदने कैसे आ गए? मैं जब तुम्हारे घर गई थी और जब मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो लोगों ने बोला कि ये शराबी हो गया था, शराब पीने में सब कुछ घर वगैरह बेच दिया। क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्यों ऐसे हुआ था? जब ये सारी बातें उससे पूछती है और फूट फूट करके रोने लगती है, तभी निरंजन के भी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। निरंजन भी लगातार रोने लगता है और उसे अपनी सारी कहानी बताने लगता है और कहता है कि जब तुम मुझे छोड़ करके चली गई उसके बाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। जो मेरा बिजनेस था, जो धंधा था, वो सारा धीरे धीरे मैंने चौपट कर दिया और मैं शराब की गिरफ्त में आ गया था। मैं डेली शराब पीता था और इतना ज्यादा शराब पीता था कि मुझे होश ही नहीं रहता था। मैं लोगों से पैसा ले लेकर के और डेली शराब पीने लगा था। जो लोगों से मैंने धंधे के लिए, बिजनेस के लिए जो पैसे लिए थे वो सारा मैंने डुबा दिया। जो कुछ भी मेरे पास था सब कुछ मैंने शराब के नशे में खत्म कर दिया। मेरी माँ मुझे काफी समझाती रहती थी। अपनी माँ को जो दवा के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे और माँ भी काफी परेशान रहती थी। माँ भी मुझे बार बार समझाती थी बेटा ये सब चीजें छोड़ दो, मत करो ऐसे, बहू को जाकर के लेकर के आओ, बहू जब से गई है तब से तुम इन सब चीजों में पड़ गए हो। लेकिन मैं भी अपने ईगो में तुम्हें लेने के लिए नहीं जाता था। मैं सोचता था कि तुम अपने आप आओगी, लेकिन न तुम आई, न मेरा शराब छूटा और धीरे धीरे मेरा सारा चीज बिक गया। जब मैं बिक गया, सारा सामान सब कुछ बिक गया, तो मैं चुपचाप एक दिन रात को अपनी माँ को लेकर के यहाँ पर जबलपुर आ गया और यहीं पर रहने लग गया। यहाँ पर कुछ दिन मजदूरी किया। मजदूरी से जब कुछ पैसे इकट्ठा हुए तो उन पैसों को लेकर के मैं यहाँ पर सब्जी मंडी में सब्जियों का दुकान लगाना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने लगा। इससे मेरी माँ की दवा और मेरा खाना पीने का खर्चा चलने लगा है और मैं बगल में ही एक छोटा सा रूम, एक खोली लेकर के और किराए पर वहीं पर रहने लगा हूँ। दोस्तों जब ये बातें सुनती है तो कहती है तुम्हें पता है कि मैं दरोगा बन चुकी हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर बन गई हूँ। जैसे ही वो ये बातें कहती है वैसे ही जो निरंजन होता है उछल पड़ता है, खुशी के आंसू उसके आंखों से निकलने लगते हैं और कहता है क्या तुम सच कह रही हो कि तुम सब इंस्पेक्टर बन गई, क्या तुम दरोगा बन गई हो क्या? तभी वो कहती है हाँ मैं दरोगा बन गई हूँ। वो तुरंत अपने पैकेट से अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाल करके दिखाती है और कहती है ये देखो मेरा आइडेंटिटी कार्ड, मैं सब इंस्पेक्टर बन गई हूँ। निरंजन जब उसको ये चीजें देखता है तो उसके नजदीक जाकर के उसको चूम लेता है और कहता है कि मेरा जो सपना था उसको तुमने पूरा कर दिया। और उसके बाद जैसे ही वो अपनी पत्नी से कहता है उसके बाद फिर दूर हो जाता है और कहता है कि अब तो तुम दरोगा बन गई हो, मैं तो एक सब्जी बेचने वाला हूँ, अब शायद तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ और हम दोनों का तलाक हो गया है, इसलिए अगर कुछ और पूछना है तो मुझसे पूछ लो और मैं जाता हूँ। तभी जो शांति होती है कहती है अब तुमको पूछना क्या है, तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर ही दिया। निरंजन कहता है मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन अब मैंने शराब नशा सारी चीजें छोड़ चुका हूँ। अब मैं मेहनत करता हूँ और मेहनत करके अपना रोजी रोटी कमाता हूँ, अपनी माँ का भी दवा वगैरह कराता हूँ और अपना खाना पीना भी चलाता हूँ। शांति उसके तरफ देखने लगती है, उसको प्यार भरी नजरों से देखती है, उसके आंखों से आंसू बहते हैं और निरंजन भी लगातार रोए जा रहा था।
फिर उसके बाद निरंजन शांति के पैरों के ऊपर गिरने लग जाता है और कहता है, मुझसे माफ कर दो, मुझसे बहुत गलती हो गई तुम्हारे ऊपर शक करके, और जो कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे बरगला दिया था उसकी वजह से मैंने तुम्हें शक किया और तुम्हें घर से निकाल दिया, बहुत दुख दिया हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो, और अगर तुम्हारी मर्जी माफ करने की नहीं होगी तो तुम्हारी मर्जी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन तभी शांति उसको अपने गले से लगा लेती है, उसको चूमने लग जाती है और कहती है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तुमने जितना मुझे प्यार दिया था वो प्यार मेरे जेहन से कभी भी बाहर नहीं निकला। मेरे घर वाले मुझे कहते थे कि तुम शादी कर लो और तुम दरोगा बन गई हो, लेकिन मैंने तो प्यार सिर्फ तुमसे किया था, और शादी मैं दूसरे से कैसे कर सकती हूँ। आज जब तुम मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। तुम आज पहले भी मेरे पति थे, आज भी हो, और 7 जन्मों तक मेरे पति रहोगे। उसको अपने गले से लगा लेती है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे के गले से गले लगे हुए और रोते रहते हैं, और उसके बाद खुशी से एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर उसके बाद जो शांति होती है वो कहती है, अपने रूम को छोड़ दो और यहीं पर मेरे पास ही आकर के रहने लगना। अगले दिन जाकर के और मंदिर में शादी करते हैं। शादी करने के बाद फिर अगले दिन कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज इन दोनों कर लेते हैं। उसके बाद अपनी जो माँ होती है वहीं पर, जो निरंजन के साथ माँ रह रही होती है, वो भी जब इनको देखती है कि ये दोनों पति पत्नी मिल चुके हैं, वो भी काफी खुश होती है, अपनी जो बहू को खूब आशीर्वाद देती है। फिर ये लोग काफी हंसी खुशी से, काफी प्यार से और काफी अच्छे से रहने लग जाते हैं। जब शांति के पिता को पता चलता है, उसकी माँ को पता चलता है कि शांति ने फिर से निरंजन को अपना लिया है, तो वो लोग भी काफी खुश हो जाते हैं और फिर से ये परिवार फिर से आबाद हो जाता है। अगले 1 साल के बाद, 1 डेढ़ साल के बाद शांति को एक बेटा होता है, और फिर बेटा होने के बाद तो इनकी जिंदगी काफी अच्छे तरीके से कटने लग जाती है। अब निरंजन शांति के ही क्वार्टर में, जो सरकारी क्वार्टर मिला होता है, वहीं पर रहता है। शांति ने अब जो उसका जो घर उसने बेच दिया था उसको भी उसने खरीद लिया था। फिर से वो घर निरंजन का हो गया था। माँ जो निरंजन की थी और निरंजन शांति के साथ ही उसके सरकारी आवास में ही रहते हैं और काफी हंसी खुशी से, काफी प्रेम पूर्वक रहने लग जाते हैं। अब शांति ने निरंजन को एक छोटा सा बिजनेस भी करवा दिया था। मंडी में ही जो एक ठेकेदार टाइप का वो बन गया था, काफी अच्छे पैसे कमाने लगा था, और इस तरह से इनकी जिंदगी काफी अच्छे तरीके से कटने लग जाती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए